एक्सरसाइज 2.4 में हमारे पास जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो है फाइंड कंटिन्यूस और नॉट। तो इस क्वेश्चन की सोल्यूशन में हमारे पास जो फर्स्ट फंक्शन है एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू 2x-3 एक लीनियर फंक्शन है और इसमें डिसकंटिन्यूटी तब अकर होती है जब हमारे पास अंडर रूट के अंदर नेगेटिव साइन आ जाए या डिनोमिनेटर में ज़ीरो। तो यहाँ पे कोई ऐसा केस नहीं है, तो ये तो हमारे पास कंटिन्यूस फंक्शन है। लेकिन जो बी पार्ट है इसमें हमारे पास अगर हम x की वैल्यू 5 लेंगे तो डिनोमिनेटर 0 बन जाएगा, तो नॉट कॉन्टिन्यूस एट x इक्वल्स टू 5। इसी तरीके से हमारे पास जो सी पार्ट है उसमें भी नॉट कॉन्टिन्यूस एट x इज इक्वल टू 3 और x इज इक्वल टू -2। अगर हम x इक्वल टू 3 डालते हैं तब भी डिनोमिनेटर 0 बनता है और x अगर -2 डालते हैं तब भी डिनोमिनेटर 0 बनता है। क्वेश्चन नंबर 2 में हमारे पास शो करना है कि जो फंक्शन हमको गिवन है वो कॉन्टिन्यूस है। कॉन्टिन्यूटी चेक करने के लिए जब इस तरह का हमारे पास फंक्शन हो 3 स्टेप्स होते हैं, जिसमें सबसे पहले तो जिस पॉइंट पर हमने कॉन्टिन्यूटी चेक करनी है हम उसमें डायरेक्ट फंक्शन की वैल्यू पुट करेंगे। तो हमने चूँकि 0 पर कॉन्टिन्यूटी चेक करनी है तो एफ ऑफ 0 के लिए हमारे पास आंसर आ रहा है 1। तो इसका मतलब ये है कि फंक्शन इज डिफाइंड फॉर x इक्वल टू 0 और उसकी वैल्यू भी है 1 गिवन है। स्टेप 2 जो है हम इसकी जो लेफ़्ट हैंड और राइट हैंड लिमिट है वो चेक करेंगे। तो अगर मैं लेफ़्ट हैंड लिमिट चेक करता हूँ तो फॉर लेफ़्ट हैंड लिमिट पुट करूँगा x इज इक्वल टू c माइनस एच। सी का मतलब होता है जहाँ पर हम कॉन्टिन्यूटी चेक करें। तो चूँकि हम 0 के लिए चेक कर रहे हैं तो 0 माइनस एच। अब 0 माइनस एच का मतलब हमारे पास ये है कि यहाँ पे जो है वो लिमिट एग्जिस्ट करता है कि नहीं। तो अच्छा, यहाँ पे चूँकि लेफ़्ट हैंड और राइट हैंड लिमिट के लिए वैल्यू नहीं गिवन तो डायरेक्ट हम लिमिट जो है वो इसमें चेक कर सकते हैं। यूनिक लिमिट की हम बात कर लेते हैं, यानी कि यहाँ पे राइट हैंड लेफ़्ट हैंड लिमिट की ज़रूरत नहीं है। यूनिक लिमिट अगर मैं चेक करता हूँ तो लिमिट व्हेन x अप्रोचेस टू 0। जब x अप्रोचेस टू 0 है तो फिर f ऑफ x जो है वो हमारे पास होगा। लिमिट का मतलब ये होता है कि ऑलमोस्ट इक्वल, नॉट एग्जैक्टली इक्वल। तो जब ऑलमोस्ट इक्वल है, एग्जैक्टली इक्वल नहीं है, तो फिर x इज़ नॉट इक्वल टू 0 के लिए हमारे पास साइन ऑफ x बाय x का फार्मूला है। तो लिमिट व्हेन x अप्रोचेस टू 0 साइन ऑफ x बाय x, जो हमको दूसरा फार्मूला गिवन है, यानी कि अगर x की वैल्यू डायरेक्ट 0 पुट करते हैं तब तो 1, जो कि हमारे स्टेप 1 था। लेकिन जब हम लिमिट की वैल्यू लेते हैं तो हमारे पास अगर x इज़ ग्रेटर दैन 0 या x इज़ लेस दैन 0 के लिए वैल्यूज़ होती तो फिर हम लेफ्ट हैंड और राइट हैंड लिमिट चेक करते। लेकिन यहाँ पे हमारे पास x इज़ नॉट इक्वल टू 0 के लिए एक ही फार्मूला गिवन है, तो हम यूनिक लिमिट जो है वो चेक करते हैं। और यूनिक लिमिट का मतलब ये होता है कि ऑलमोस्ट इक्वल टू 0 बट नॉट एग्जैक्टली इक्वल टू 0। वो पुट करने के लिए हम इस फार्मूले को इस्तेमाल करेंगे और हमें पता है कि लिमिट व्हेन x अप्रोचेस टू 0 साइन x बाय x जो है वो 1 के बराबर होता है। अब हमारे पास जो स्टेप 1 में डायरेक्ट लिमिट की वैल्यू x की वैल्यू 0 पुट करने से जो आंसर आया और लिमिट x अप्रोचेस टू 0 पुट करने से जो आंसर आया वो दोनों सेम है। तो ये हमारे स्टेप 3 जो होता है ये उसकी रिक्वायरमेंट है। स्टेप 3 है कि आपने जो डायरेक्ट वैल्यू पुट की है और जो लिमिट के ज़रिए वैल्यू पुट की है, अगर वो इक्वल आ रही हैं, और वाकई वो इक्वल आ रही हैं क्योंकि डायरेक्ट वैल्यू की पुटिंग से भी 1 आया है और लिमिट की वैल्यू पुट करने से भी हमारा आंसर 1 आया है, तो इसका मतलब तीनों कंडीशंस पूरी हो गई। तो हैंस फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस एट x इक्वल टू 0। इसके स्टेप्स मैं रिपीट कर देता हूँ। सबसे पहले कंटिन्यूटी चेक करने के लिए किसी भी पॉइंट पर आप जिस पॉइंट पर हमने कंटिन्यूटी चेक करनी है, जैसे यहाँ पे हमने x इक्वल टू 0 के लिए चेक करनी है, वो वाली वैल्यू हम डायरेक्ट फंक्शन में पुट करेंगे। तो जब फंक्शन में एफ ऑफ एक्स में x की वजह 0 पुट करेंगे तो उसके लिए उसने हमें 1 दिया हुआ है, लिहाजा पहले स्टेप का आंसर 1 आ गया।
स्टेप 2 के लिए हमें लिमिट की वैल्यू फाइंड करनी होती है। अगर x इज़ ग्रेटर दैन 0 और लेस दैन 0 के लिए वैल्यू गिवन होती है तो फिर हम लेफ्ट हैंड और राइट हैंड लिमिट चेक करते हैं। लेकिन यहाँ पे लेस दैन और ग्रेटर दैन के लिए नहीं, बल्कि सिर्फ ये बताया गया है कि अगर x 0 के बराबर नहीं होगा तो फिर ये वाला फार्मूला इस्तेमाल करें। तो हम यूनिक लिमिट के लिए इस फार्मूले को इस्तेमाल करेंगे, यानी कि x अप्रोचेस टू 0, x अप्रोचेस टू 0 कि x इज़ नॉट एग्जैक्टली इक्वल टू 0, उसके करीब करीब है। यानी कि अगर हमारे पास x इक्वल टू 0 है तो वो ये यहाँ पे राइट पे या लेफ़्ट पर उसके करीब करीब कहीं पे मौजूद है। उस सूरत में हमें ये दूसरा फार्मूला इस्तेमाल करना पड़ेगा जब x 0 के बराबर ना हो। तो जब उसके करीब नहीं था तो फिर हमने साइन ऑफ एक्स बाय एक्स का फार्मूला इस्तेमाल किया। लेकिन जब हमें पता है कि साइन ऑफ एक्स बाय एक्स पर जब हम लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 0 अप्लाई करते हैं तो उसका आंसर 1 के बराबर होता है, जो हमारा थ्योरम है पिछले एक्सरसाइज के लिए हमने सीखा था। अब कंडीशन 3 ये होती है, ये स्टेप 3 ये होता है कि हमें स्टेप 1 में जो डायरेक्ट पुटिंग के ज़रिए से हमारा आंसर आया है और स्टेप 2 जो लिमिट की पुटिंग से हमारा आंसर आया है, क्या वो दोनों सेम है? तो वो दोनों वाकई सेम है, यानी कि इसका आंसर भी 1 है, इसका आंसर भी 1 है। तो इसके हिसाब से हमारे स्टेप 3 या कंडीशन 3 जब वो पूरी हो गई, जब भी किसी पॉइंट के लिए ये 3 कंडीशंस पूरी होंगी तो फंक्शन उस पर कॉन्टीन्यूस होगा। क्वेश्चन नंबर 3 में है कि ग्राफ को जो है वो देख के इन सवालात के जवाब दें। ग्राफ में हमारे पास जो फंक्शन की वैल्यू गिवन है उसका ग्राफ उसने -x की वैल्यू -1 से लेके y की वैल्यू 2 से थोड़ा आगे, जिसको मैंने रफली 2.2 तक लिख दिया, यहाँ तक हमारा ग्राफ जो है वो डिफाइंड है। अब उसमें -1 से लेके 2 तक जो है वो फंक्शन कॉन्टीन्यूस है कि नहीं, तो हम देख सकते हैं कि -1 से लेके 2 तक हमारे पास ग्राफ के अंदर कोई ब्रेक नहीं आ रहा, लिहाजा ये कॉन्टीन्यूस है। अगर ग्राफ में कोई ब्रेक होता तो ये कॉन्टीन्यूस ना होता। तो ये वाली जो बात है इसके लिए ए के लिए यस। इस तरीके से बी है कॉन्टीन्यूस एट द राइट ऑफ x इज इक्वल टू -1, -1 से के राइट पर ये कॉन्टीन्यूस है, बिल्कुल जी, क्योंकि -1 से पीछे जो है ये अब डिफाइंड नहीं है, लेकिन राइट पर ये कॉन्टीन्यूस है। तो बी के लिए भी यस। कॉन्टीन्यूस फ्रॉम द लेफ्ट ऑफ x इज इक्वल टू 2, x इज इक्वल टू 2 को अगर हम चेक करें तो 2 के लेफ्ट राइट दोनों साइड पर ये डिफाइंड है, आगे और पीछे, तो यहाँ पे भी इसका भी आंसर हमारे पास यस हो गया। इस लिमिट व्हेन gx अप्रोचेस टू 2 फ्रॉम द लेफ्ट साइड इक्वल्स टू g ऑफ 2, बिल्कुल जी, g ऑफ 2 की जो वैल्यू होगी और 2 को हम चाहे लेफ्ट से अप्रोच करें चाहे राइट से, वहाँ पे चूँकि फंक्शन कॉन्टीन्यूस है तो ये दोनों वैल्यूज़ जो है वो आपस में इक्वल होंगी, यानी कि g के ऊपर हम डायरेक्ट जो वैल्यू पुट करेंगे और g फंक्शन g के लिए जो हम 2 को लेफ़्ट से अप्रोच करेंगे वो दोनों बराबर होंगी, क्योंकि 2 के ऊपर हमारे पास कोई डिसकंटिन्यूटी नहीं है, 2 के आगे और पीछे ग्राफ जो है वो डिफाइंड है। उसके बाद है इज g ऑफ x कॉन्टीन्यूस फॉर -1 टू +2। अच्छा, जो लास्ट पॉइंट है इसका मेरे बुक के साथ जो डिसएग्रीमेंट है, -1 जब हम इंक्लूड करेंगे तो -1 के लेफ़्ट पे ये फंक्शन जो है वो डिफाइंड नहीं है, तो यहाँ पे जो लिमिट है वो एग्जिस्ट नहीं करेगा। अलबत्ता अगर जब हम इसका ओपन इंटरवल लेंगे तो उसके लिए -1 के जो -1 चूँकि इंक्लूड नहीं है और -1 से जब हम राइट पे जाते हैं यानी कि -0.99, उसके लिए जो है वो फंक्शन कॉन्टीन्यूस होगा। तो 2 के लिए तो ये हमारे 2 के ऊपर तो कॉन्टीन्यूस है, लेकिन -1 के लिए चूँकि ये यहाँ पे उसके लेफ़्ट पर हमारे पास फंक्शन एग्जिस्ट नहीं कर रहा, इसलिए यहाँ पे लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगा। तो क्लोज इंटरवल के लिए मेरा जो आंसर है वो नो है, हालांकि बुक में इसका भी आंसर यस लिखा हुआ है, लेकिन क्लोज इंटरवल के लिए आई विल गो फॉर नो। अच्छा, यहाँ पे ग्राफ को गौर से देखें तो ये -1 जो है 0 और 2 के दरमियान में -1 कहीं यहाँ पर है। इस हिसाब से अगर -1 जो है वो इसकी रेंज के ऊपर है, क्योंकि ग्राफ भी कोई इतना क्लियर नहीं दिया गया, तो उस हिसाब से फिर यस बनता है। अगर -1 जो है उसके ऊपर ग्राफ आगे और पीछे डिफाइंड है तो तब तो क्लोज इंटरवल के लिए भी यस है। लेकिन अगर -1 पर आकर ग्राफ ख़त्म हो रहा है तो फिर हमारा आंसर जो वो नो है। तो अगर -1 के आगे और पीछे ग्राफ डिफाइंड है तो फिर आंसर यस जो है वो ठीक बनता है। क्वेश्चन नंबर 4 में है हमारे पास यूज़ अ ग्राफ टू आंसर एफ ऑफ एक्स इज कॉन्टिन्यूस फ्रॉम 0 to 3। तो x इज इक्वल टू 0 तो ये है, और हमारे पास x इज इक्वल टू 3 के लिए
होपफुली कि ये हमारे पास पॉइंट है। अब हम बात करते हैं कि एफ ऑफ एक्स जो वो कॉन्टीन्यूस है 0 to 3, 0 और 3 अब हमारे पास ओपन इंटरवल है, लिहाजा 0 से थोड़ा सा इस तरफ और 3 से थोड़ा सा इस तरफ। ग्राफ में कोई ब्रेक नहीं है, उसमें जो है वो कंटिन्यूटी है, लिहाजा फर्स्ट पार्ट के लिए तो हमारा आंसर यस है, यानी कि इसमें बाउंड्री पॉइंट्स जो हैं वो इंक्लूड नहीं किए गए। बी है कॉन्टीन्यूस फ्रॉम राइट ऑफ एक्स इक्वल टू 0। हाँ जी, एक्स इक्वल टू 0 के राइट पर कॉन्टीन्यूस है, लेफ़्ट पर जो है वो कॉन्टीन्यूस नहीं है, क्योंकि इस साइड पे हमें पता नहीं है कि लिमिट की क्या वैल्यू आती है, डिफाइन नहीं है। उसके बाद है इस लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 0 फ्रॉम पॉजिटिव साइड, राइट साइड से। जी, राइट साइड पर लिमिट एग्जिस्ट करता है 0 के, लेफ़्ट साइड पर लिमिट एग्जिस्ट नहीं कर रहा और उसमें हमारे पास जो लिमिट की वैल्यू है राइट साइड से और फंक्शन की जो वैल्यू हमारे पास सेम आएगी। इज एफ ऑफ एक्स इज कॉन्टीन्यूस फ्रॉम लेफ्ट एट एक्स इज इक्वल टू 3। एक्स इज इक्वल टू 3 के लेफ्ट पे जी वो कॉन्टीन्यूस है और एक्स इज इक्वल टू 3 की जो वैल्यू होगी उसके भी करीब होगा। हम बताएं यहाँ पर राइट के लिए जो है वो डिफाइन नहीं होगा, तो इसके भी सारे क्वेश्चन के जो आंसर हैं वो करेक्ट हैं। अगर एक्स इज इक्वल टू 0 और एक्स इज इक्वल टू 3 के, यानी कि 0 से राइट की बात की जाए कॉन्टीन्यूस है, 3 के लेफ़्ट की बात की जाए कॉन्टीन्यूस है, लेकिन अगर हम 0 से लेफ़्ट पर आ जाते हैं या 3 के राइट पर आ जाते हैं तो फिर हमारे पास डिसकॉन्टीन्यूटी अक्कर हो रही है। तो इसमें भी तीनों आंसर जो हमारे पास यस आ गए। क्वेश्चन का जो डी पार्ट है कॉन्टीन्यूस फॉर क्लोज इंटरवल 0 to 3, तो यहाँ पे मसला आ गया कि 0 से लेफ़्ट पे जो है ये डिफाइन नहीं है, 3 से राइट पे डिफाइन नहीं है, चूँकि वहाँ पे लिमिट एग्जिस्ट नहीं करता इन सारे पॉइंट्स के लिए, यानी कि 0 और 3 के बीच में तो ठीक है वो कॉन्टीन्यूस है, लेकिन 0 के लिए लेफ़्ट पर लिमिट एग्जिस्ट नहीं कर रहा, 3 के राइट पर एग्जिस्ट नहीं कर रहा, तो इसका आंसर मेरे हिसाब से नो है। पीछे बुक में जो है वो उसने यस लिखा हुआ है, जिस तरह पिछले सवाल में मैंने आपको जो है वो डिस्कस किया, यहाँ पे तो बड़ा क्लियर है कि 0 एक्स इक्वल टू 0 के लेफ़्ट पर फंक्शन डिफाइंड ही नहीं है और 3 के राइट साइड पे भी अगर ये यहाँ पे वाकई 3 पॉइंट है तो उसके राइट पर भी वो फंक्शन डिफाइंड नहीं है। तो जब फंक्शन जो है उसकी वैल्यू ही नहीं है राइट और लेफ़्ट पर, तो यहाँ पे राइट हैंड लिमिट नहीं बनेगा, यहाँ पे लेफ़्ट हैंड लिमिट नहीं बनेगा, तो कॉन्टीन्यूटी 0 और 3 पर नहीं है। अलबत्ता ओपन इंटरवल 0 से 3 तक के लिए ये कॉन्टीन्यूस हो सकता है, क्लोज के लिए मेरे हिसाब से ये क्वेश्चन नंबर 5 का जो ये पार्ट है इसमें हमने ग्राफ बना के और जो डिसकंटिन्यूटी के पॉइंट उनको डिस्कस करना है। इसमें इनफैक्ट उसने मुझे 2 फार्मूले दिए हुए हैं। एक्स इज़ लेस देन 1 के लिए फार्मूला गिवन है 1 + x, तो मैं यहाँ पे जब x और y का ग्राफ बनाता हूँ तो x इज़ लेस देन 1 के लिए पहले तो अगर मैं 1 ही ले लूँ तो 1 लेने से 1 + 1 2 आता है और 1 से लेस अगर हम ले लें तो 0, तो 0 + 1 1। ये जो पॉइंट होगा ये मेरे ग्राफ पर नहीं होगा, इसके ऊपर मैं एम्प्टी सर्कल बना दूंगा और इससे पीछे जो है वो मेरी लाइन होगी। और इसी तरीके से अगर x ग्रेटर देन और इक्वल टू 1 है तो फिर जो फार्मूला मुझे गिवन है वो है 5 - x। इसका जब मैं ग्राफ बनाता हूँ तो सबसे पहले मैं उसके लिए टेबल बनाऊँगा। 1 यहाँ पे मुझे अलाउड है, 1 लेने से 5 - 1 4 आता है और फिर 1 से ग्रेटर वैल्यूज़ हैं जैसे कि 2 है तो 5 - 2 मेरे पास 3 आ गया। ये जो पॉइंट है ये मेरे ग्राफ पर मौजूद होगा, तो 1, 4 से हम स्टार्ट करेंगे और 2, 3 की तरफ हम जाएंगे। तो अगर मैं इसका ग्राफ बनाता हूँ तो 1, 4 1 2 3 4 ये मेरे पास फिल पॉइंट और फिर 2, 3 इससे नीचे, और जो दूसरा ग्राफ है ये जो है 0, 1 और 1, 2, तो 0, 1 मेरे पास ये वाला पॉइंट आ गया और 1, 2 जो है मेरे पास ये वाला पॉइंट आ गया। लेकिन ये 1, 2 जो है यहाँ पर मैं एम्प्टी सर्कल बनाऊंगा जो हमारे पास, यानी कि 1, 2 जो है वो मेरे ग्राफ पे मौजूद नहीं है, लेकिन मेरा ग्राफ स्टार्ट यहाँ से हो रहा है और फिर उससे बात नीचे की तरफ आ रहा है। ये वाला ग्राफ जो है 1, 4 से स्टार्ट तो हो रहा है और ये 1, 4 उसमें शामिल है। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमारे पास फॉर x इज इक्वल टू यहाँ पे जो हमने 1 लिया है 1 के ऊपर डिसकंटिन्यूटी आ रही है, 1 के ऊपर हमारे पास ग्राफ के अंदर ब्रेक आ रहा है,
तो फॉर एक्स इक्वल टू 1 ग्राफ इज डिसकंटिन्यूअस। तो इसके लिए x इज इक्वल टू 1 जो पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी हो गया। इसके बी पार्ट में भी हमने ग्राफ बना के और इसके जो पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी हैं उनको डिस्कस करना है। ग्राफ बनाने के लिए सबसे पहले तो मैं टेबल बना लेता हूँ। 0 के लिए हमारे पास जो कॉरिस्पॉन्डिंग वैल्यू फंक्शन की है या y की है वो है 1, यानी कि अगर हम इसको y के इक्वल ले लें तो वो हमको 1 दे रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि जब हम x की वैल्यू 0 इसके फंक्शन के अंदर पुट करेंगे तो आंसर 1 आ रहा है। लेकिन अगर हम 0 से आगे की तरफ जाते हैं, लेट्स से हम 0.5 की तरफ जाते हैं, तो आंसर हमारा आएगा 0.5, यानी कि ग्रेटर देन 0 के लिए वही आंसर आएगा जो कि फंक्शन का है। तो y और x आपस में बराबर है। 1 पे जाएंगे तब भी आंसर 1 आएगा। हाँ, -0.5 की तरफ जाएंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और हमारा आंसर आएगा +0.5। -1 की तरफ जाएंगे तो हमारा आंसर माइनस माइनस प्लस, यानी कि माइनस की सूरत में हमने ये ऊपर वाला फार्मूला इस्तेमाल करना है और प्लस की सूरत में हमने ये नीचे वाला फार्मूला इस्तेमाल करना है। तो इसके हिसाब से अब हमारे पास जो पॉइंट्स बन रहे हैं उनके मुताबिक, यानी कि -1 की सूरत में भी हमारा आंसर +1 आ रहा है। इसको जब मैं अब ग्राफ पेपर पे प्लॉट करता हूँ तो 0 के लिए कॉरिस्पॉन्डिंग वैल्यू 1 नहीं है, 1 फर्ज करने यहाँ पर है। तो ये हमारा पॉइंट हो गया 0,1। और अगर मैं पॉइंट यहाँ पे 1 लेता हूँ और यहाँ पे एक्स एक्सेस पर 1 लेता हूँ तो 0.5 के लिए कॉरिस्पॉन्डिंग वैल्यू जो है वो 0.5 यहाँ पे, और 1 के लिए जो है हमारे पास 1। तो यहाँ पे 0 के लिए जो है हमारे पास x की वैल्यू 0 के लिए कॉरिस्पॉन्डिंग वैल्यू 0 नहीं है y की, बल्कि 1 है। बाकी जितने भी पॉइंट्स हैं उनके लिए x और y की वैल्यू हमारे पास सेम आ रही है, लिहाजा हमारा ग्राफ जो है वो इस सूरत में मूव करेगा। इसी तरीके से यानी कि हमारे पास हमारे ग्राफ पर 1,1 होगा, 0.5, 0.5 होगा। इसी तरीके से -0.5, 0.5 होगा, -1, 1 होगा। तो जो हमारा जहाँ पे नोड बन रहा है, एब्सोल्यूट फंक्शन जिस तरह से होता है, सिर्फ ये है कि एब्सोल्यूट फंक्शन में ये वाले जो पॉइंट है 0, 0 वो इंक्लूडेड होता है, लेकिन यहाँ पर इंक्लूडेड नहीं है। यहाँ पर हमारे पास एम्प्टी सर्कल से हमने जो इस पॉइंट को ज़ाहिर किया है, तो इसका मतलब कि 0, 0 हमारे ग्राफ का हिस्सा नहीं है, वहाँ पर हमारा जो ग्राफ है वो खाली है। लिहाजा हम कहेंगे कि फंक्शन इज़ नॉट कॉन्टिन्यूअस फॉर x इक्वल टू 0। x इक्वल टू 0 को छोड़ के बाकी जितने भी पॉइंट्स हैं उनके ऊपर हमारा ग्राफ भी डिफाइंड है, फंक्शन जो है वो कॉन्टिन्यूअस भी है, उसमें कोई ब्रेक नहीं है। लेकिन 0 के ऊपर हमारे पास जंप है, यानी कि x की वैल्यू 0 के लिए y की कॉरस्पॉन्डिंग वैल्यू 0 नहीं है बल्कि 1 है। तो इसका मतलब कि x इक्वल टू 0 पर हमारा फंक्शन जो है वो डिसकंटिन्यूअस है। क्वेश्चन नंबर 6 में हमें कहा गया है कि बेसिक सैलरी एक बंदे की $10,000 है और अगर वो 10,000 से ज़्यादा की सेल करता है तो फिर उसको 5% कमीशन दिया जाएगा, और अगर वो 2,000 से ज़्यादा की सेल करता है तो 500 का बोनस भी उसको दिया जाएगा। अब अगर मैं इसकी अर्निंग का फंक्शन बनाऊँ तो अर्निंग इसकी होगी $1,000 इफ़ सेल्स इज़ लेस देन 10,000, और इसकी जो अर्निंग होगी वो 1,000 प्लस 5% ऑफ सेल होगी अगर इफ़ जो सेल है वो 10,000 को एक्सीड कर जाती है और 2,000 से नीचे रहती है, 20,000 से नीचे रहती है। तो इस ब्रैकेट में अगर वो लाई कर रहा है इसकी सेल्स, तो फिर तो इसका जो अर्निंग फंक्शन है वो 1,000 प्लस 5% ऑफ सेल्स है। और अगर इसको भी क्रॉस कर जाता है, 2,000 को भी क्रॉस कर जाता है, 20,000 की सेल को क्रॉस कर जाती है सेल्स, तो फिर उसकी अर्निंग में हम उसको $500 का जो है इसको बोनस दे देंगे, यानी कि अब इसकी अर्निंग हो जाएगी
बेसिक जो है वो 1000 प्लस 1500 प्लस 5% ऑफ कमीशन जो सेल जो है वो उसको बहरहाल साथ साथ मिलता रहेगा। तो ये हमारे पास 3 केसेस हैं। इन 3 केसेस के हिसाब से हम इसका जो ग्राफ है उसको हम बनाते हैं। अब जब हमारे पास जब तक इसकी सेल्स 10,000 नहीं होती तब तो इसको $1000 मिलता रहेगा, यानी कि ये इसका सेल्स है एक्स एक्सेस पर, और वाई एक्सेस पर जो है वो इसका अर्निंग है। जो अर्निंग जो है वो सेल्स पर डिपेंड कर रही है। तो 10,000 तक तो इसका जो $1000 है वो फिक्स है। जैसे ही 10,000 को ये एक्सीड करता है तो अब इसको सेल के हिसाब से 5% का कमीशन मिलना शुरू हो जाएगा, और ये सिलसिला इसका चलेगा 20,000 की सेल्स तक। अब 20,000 की सेल मिसाल के तौर पर जब ये करता है तो 20,000 पर इसको जो 5% मिलता है, 5 डिवाइडेड बाय 100 मल्टीप्लाइड बाय 20,000, वो इसको $1,000 जो है वो मिलेगा। इसका मतलब ये हुआ कि 2,000 इसकी इनकम हो जाएगी अगर ये 2,000 की सेल करता है तो, और ये 5% का कमीशन मिलते मिलते इसकी सेल्स में ये इजाफा होता जाएगा। 20,000 को जैसे ही एक्सीड करता है इसकी जो 20,000 को जब एक्सीड करता है, इक्वल टू नहीं, उसकी जब जैसे ही एक्सीड करता है तो इसको हम 500 का एडिशनल बोनस देंगे। अब 500 का एडिशनल जब बोनस इसको दिया तो अब इसकी अर्निंग हो गई 2,500। 2,500 का इसके पास जंप आया, अब ये यहाँ पे पहुँच गया 2,500। अब 2,500 की अर्निंग के साथ ये जब पहुँचता है 30,000 की सेल तक, तो इसको इस ब्रैकेट में यानी कि 20,000 और 30,000 की जो ब्रैकेट है उसमें उसी तरह से दोबारा वही 5% का इसको इंक्रीमेंट मिलता रहेगा, लेकिन 20,000 के बाद इसकी अर्निंग में एक जंप आया है। और जब ये 30,000 की सेल करे तो 30,000 का हमारे पास जो 5% बनता है, 5%, 5 डिवाइडेड बाय 100 मल्टीप्लाइड बाय 30,000, ये बनता है $1,500। तो $1,500 अब 20,000 की सेल पर इसका जो अर्निंग है वो 2,500 है, और 30,000 की सेल पर जब हम इसके अंदर जो इसका जो 5% का सेल्स के ऊपर इसको जो इंसेंटिव मिलना है वो इसमें ऐड कर दें तो 4,000 पर इसकी अर्निंग पहुंच जाएगी। तो 3,000 की सेल जब 30,000 की ये सेल कंप्लीट करता है तो इस वक्त इसकी जो हमारे पास अर्निंग होगी वो 4,000 होनी चाहिए। तो ये हमारे पास क्वेश्चन का जो पहला हिस्सा है उसको कवर करता है कि आप 0 से लेके इसकी जो सेल्स है 30,000 तक, उस तक का जो है वो ग्राफ शो करें। तो हमने उसको ग्राफ में शो कर दिया कि 10,000 की सेल तक तो इसका 1,000 रुपीज़ ही रहेगा। 10,000 के बाद इसकी सेल्स में हमारे पास 5% के हिसाब से इंक्रीज़ होता जाएगा। 20,000 पे जैसे इसकी सेल पहुंचती है तो अब इसका जो अर्निंग है वो 2,000 जो है वो 2,000 पे हो जाएगी, और 2,000 से जैसे ही इसकी सेल एक्सीड करती है अचानक इसकी जो सैलरी है वो 2,500 पे पहुंच गई। तो यहाँ पे हमारे पास ब्रेक है, और 2,500 के बाद 20,000 से जैसे इसकी सेल एक्सीड करती जाएगी दोबारा वही 5% का इंसेंटिव इसको मिलता जाएगा सेल्स के हिसाब से, और जब इसकी इनकम पहुंचेगी 30,000 पे तो 30,000 पर अब जो हमारे पास फार्मूला है उसके मुताबिक ये अच्छा, फिर उसके हिसाब से जब 2,000 से ये एक्सीड करती है तो यहाँ पे अर्निंग हमारे पास 2,500 हो गई, यानी कि 20,000 से पहले तो हमारे पास 1,000 प्लस 5% ऑफ जो है हमारे पास 20,000 जो कि अगेन 1,000 बनता है, तो 1,000 प्लस 1,000 2,000 बनता था, लेकिन
20,000 से जैसे ही सेल इंक्रीज कर रही है तो 500 का इंक्रीमेंट लग गया, 2,500, और फिर उसके बाद जो है 20,000 से जैसे जैसे आगे जाती जाएगी तो 2,500 प्लस 5% ऑफ द सेल्स। तो ये हमारे पास जो है वो ग्राफ की सूरत हाल बनती है। जो क्वेश्चन का दूसरा हिस्सा है कि लिमिट जो है वो सेल जब 10,000 को टच कर रही है तो उस पर हमारी जो अर्निंग है वो क्या होगी। तो अर्निंग इस सूरत में हमारे पास 1,000 रुपीज़ है, और इस पे अगर हम डायरेक्ट वैल्यू की भी पुटिंग करें तो तब भी हमारे पास 1,000 रुपीज़ है। दोनों सूरतों में चाहे लिमिट ले लें, और यानी कि इस अर्निंग से थोड़ा सा आगे या थोड़ा सा पीछे, तब भी 1,000 के करीब है। और जो है अगर हम डायरेक्ट इसमें सेल्स की वैल्यू 10,000 पुट करें तो तब भी हमारी अर्निंग $1,000 है। और इसकी जो जस्टिफिकेशन है वो ये कि 10,000 की सेल्स पर हमारे ग्राफ में कोई ब्रेक नहीं है। जो सी पार्ट है उसमें लिमिट व्हेन सेल्स रीचेस टू 20,000, तो 20,000 के ऊपर चूँकि हमारे फंक्शन में डिसकंटिन्यूटी आ गई, उससे पीछे तो हमारा फंक्शन डिफाइन है, उसके आगे जो है वो जंप आ गया, लिहाजा यहाँ पे लिमिट जो है वो एग्जिस्ट नहीं करेगा, क्योंकि इससे पीछे जो लेफ्ट हैंड लिमिट है वो तो हमारे पास उसके लिए जो अर्निंग है वो 2,000 है, और उससे आगे जो अर्निंग है वो 2,000 अचानक 2,500 को जंप कर रहा है, इसलिए। और जैसे वो 20,000 की ब्रैकेट को ब्रेक करता है तो वो हमारी जो इनकम है वो 2,500 को रीच कर जाती है, लिहाजा लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। लेकिन जब हमारी 20,000 की सेल है तो 20,000 की सेल के ऊपर 1,000 प्लस 5% कमीशन ऑफ 20,000, दैट इज़ अगेन 1,000, तो 1,000 प्लस 1,000 2,000 रुपीज़, जो कि हमारे पास ग्राफ पेपर पे भी हम शो कर सकते हैं। ये उसकी जो अर्निंग है वो है $2,000। पार्ट डी में है कि हमारी जो अर्निंग है फंक्शन वो कॉन्टीन्यूस है। जब सेल 10,000 की और 20,000 की, तो 10,000 की सेल पर तो ठीक है जी, हमारा फंक्शन जब वो कॉन्टीन्यूस है उसमें ब्रेक नहीं है, उसके आगे और पीछे डिफाइंड है। लेकिन जैसे ही हमारी सेल 20,000 को क्रॉस करती है तो चूंकि हमारे ग्राफ में ब्रेक आ गया, जंप आ गया, लिहाजा यहाँ पे तो कॉन्टीन्यूस और यहाँ पे नॉट कॉन्टीन्यूस।